गुड मॉर्निंग। आज है डेट 18 अप्रैल 2024 और आज का मेरा प्लान है कुस्मा। कुस्मा जो जगह फेमस है वो है अपने एडवेंचर के लिए, और बंची जंपिंग वर्ल्ड क्लास लेवल की होती है बस वहाँ पे। मतलब फॉरेनर्स को भी आना है, अगर उन्हें एक अच्छा एडवेंचर लेना है तो ज़्यादातर कंट्री के लोग नेपाल को चूज़ करते हैं। नेपाल में भी पोखरा हो। सो मैं जा रहा हूँ बस के लिए। बस से मैं जाऊँगा 0 पॉइंट पे, 0 स्टैंड है वहाँ पे, वहाँ से मुझे कुस्मा के लिए बस मिल जाएगी। जाने को टैक्सी से जा सकता हूँ, बट आपको कैसे बताऊँगा लो फेयर में कैसे जाते हैं, नहीं तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं बहुत अच्छी। बंजी जंपिंग है एक वहाँ पे, अब मेरे ख्याल से वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट फ्लाईओवर बना हुआ है, स्टील का है, और एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को जोड़ रहा है वो। तो वो एक बहुत अच्छी देखने वाली चीज़ें हैं। वो घड़ी आ गई जिसका था हमें इंतज़ार। अब मैं ऐसे बोलूँगा, वो जगह आ गई जिसका था मुझे इंतज़ार। दोस्तों ये है वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट बंजी जंपिंग करने के लिए, ठीक है। और इस पूरे ब्रिज पे आपको स्काई कैफ़े अवेलेबल है, स्काई साइकिल अवेलेबल है, स्काई ग्लाइडिंग अवेलेबल है, और स्विंग भी अवेलेबल है, सॉरी, ठीक है जी। तो ये 520 मीटर है ये यहाँ पे, और इस पे बहुत ध्यान से मुझे बोला गया है कि आप बहुत ध्यान से चलना, ठीक है। और शायद आप बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैं ये एक्टिविटी नहीं कर सकता। हाँ जी, मैं ये एक्टिविटी नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे हाइट का बहुत फोबिया है, बट मैं आपके लिए इस ब्रिज पे जा रहा हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे। तो दोस्तों नेपाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा देश है, और उसके अंदर जो अगर आपको घूमना है तो पोखरा से बढ़िया जगह है नहीं कोई भी। मैं आपको बता दूं, हमारे जो नियर बाय है और कम बजट में, मैं बार बार आपको कई वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। आप काठमांडू में तो मंदिर आप देखो, पशुपति मंदिर है जो ज़रूर बनता है, महादेव का मंदिर है। एक दिन काठमांडू गुजारो, सीधा बस या फ्लाइट पकड़ो और आ जाओ पोखरा। और यहाँ आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पूरा रिलैक्स चिल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी का नाम है द क्लिफ। जो ये कंपनी है ये एडवेंचर पूरा प्रोग्राम चलाती है, और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट आपका साइकिलिंग है यहाँ पे, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे आपका बंजी जंपिंग है। तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो स्विंग अगर हमें करना है, साइकिलिंग करना है तो वर्ल्ड की हाईएस्ट है, लेकिन अगर हमें बंजी जंपिंग करनी है तो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट है। और ये एक रूम है, यहाँ पे कैमरा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं ले जानी है, लेकिन इस रूम में वही लोग जा सकते हैं जिन लोगों ने पैकेज लिया हुआ है जंपिंग करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, प्लस स्विंग करने के लिए। क्योंकि मुझे वो करना नहीं है तो मैं ये साइड से निकल रहा हूँ यहाँ से। तो अभी तो किसी का नंबर आ नहीं रहा है जो नीचे जंप करे, तो कोई बात नहीं, आती बार तो ज़रूर दिखेगा 100%, तो मैं तब दिखाऊंगा। बाकी मैं इसकी मजबूती चेक कर रहा था कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो स्टील की वायर्स हैं ऊपर, और स्टील की वायर्स ये पूरा आ गया है स्टील की वायर्स, और उसके ऊपर फिर हमारे ये जो हमारा रेल का गाटर जिसे बोलते हैं, मैं ले लैंग्वेज की बता रहा हूँ, वैसे टी आयरन बोलते हैं ना। तो ये मोटे मोटे उन वायर के ऊपर है, और वायर भी हैं आपकी 8 वायर्स, उनके ऊपर वो टी आयरन लगा रखा है, फिर नीचे ये होल्ड करवा रखा है स्टील के वायर से ही।
तो क्योंकि वज़न तो है इस ब्रिज में, लेकिन वज़न है लेकिन वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड भी है। और वैसे भी द क्लिफ कंपनी बहुत फेमस है, वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी है ये इन एडवेंचर को कराने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट वाले छोर पे। वहाँ पे रेस्टोरेंट हैं कुछ, वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी हैं। तो मुझे तो सिर्फ ये ब्रिज को पार करना था, जिसका मुझे चार्ज लगा 500 नेपाली रुपीज़। और उसके अंदर उन्होंने एक कूपन दिया है कि आप इस कूपन से नेक्स्ट एरिया में वहाँ पे रेस्टोरेंट है, या तो कुछ अपना वेज नॉन वेज कुछ भी खा लीजिएगा। अगर आपको खाना नहीं खाना है तो कोई एक एक्टिविटी कर सकते हैं, तो ठीक है। क्योंकि खाली अगर आप 500 नेपाली रुपीज़ देते हैं पार करने के ब्रिज के, तो ऐसा लगेगा यार बस पार करने के 500 रुपये लग गए मेरे। तो उन्होंने उसमें छोटा सा वो डाल दिया कि छोटा सा आप स्नैक्स टाइप कुछ खा लेना वहाँ पे। तो वो फिर आदमी को ये लगता है चल यार वर्थ इट है, एक पानी की बोतल मिल जाएगी, थोड़ा स्नैक मिल जाएगा, 500 दिए तो मैंने ब्रिज भी पार कर लिया। तो बड़ा बड़ा अच्छा लॉजिकली इन्होंने यहाँ पे इसे मैनेज किया हुआ है। तो चलो अब हम थोड़ी सी ज्ञान की बात करते हैं। एक तो दोस्तों अब मैं आज मेरा पोखरा का है लास्ट डे। कल सुबह मेरी फ़्लाइट है पोखरा से काठमांडू के लिए, जो कि मुझे कॉस्ट करी है 2700 इंडियन करेंसी में। और मैं वैसे ये प्लान कर रहा था कि मैं काठमांडू से दिल्ली आ जाऊँ बाय फ़्लाइट। आया तो मैं बस से ही था, लेकिन मैंने अचानक देखा यार ये तो फ़्लाइट के रेट बहुत बढ़े हुए हैं, 22,000 इंडियन करेंसी, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर वही लॉजिक लगाया कि इतना देने का कोई तुक तो है नहीं। फिर मैंने अपने काठमांडू से दिल्ली के लिए बस ही बुक कर दी, जो कि लेती है आपके ये दिल्ली परिवहन निगम की बस नहीं है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सैटरडे में, और सैटरडे और संडे दिल्ली परिवहन निगम की बस चलती नहीं है। तो नेपाल से जो हमारे प्राइवेट ऑपरेटर वो काम करते हैं उन्हीं के थ्रू मैंने बुक करी। तो ये मुझे 3,000 रुपये की ये टिकट पड़ी है। और ये सुबह मुझे पहुंचना है मंजूश्री, जो हमारा वहाँ पे वो है आपका यूनाइटेड मंजूश्री ऑफिस, वहाँ पे पहुंचना है। 6:30 पे मुझे वहाँ पहुंचना है, वो चलेगी और कल मुझे दोपहर तक वो दिल्ली में ड्रॉप कर देगी। रीज़न ये है कि 22,000 में तो मेरा पूरा ट्रिप ही हो जाएगा, मैं एक तरफ जाने के 22,000 क्यों दूँ, पॉइंट है ना। तो हम तो सोलो ट्रैवलर हैं। तो दोस्तों ये 20 से 25,000 मैक्स टू मैक्स मेरा, जिसमें मेरी ये पोखरा से काठमांडू की फ़्लाइट भी इंक्लूड है, प्लस सारा खाना घूमना 7-8 दिन का, और बस से आना जाना सब इंक्लूड है। 25 को इंटरनेशनल वाली फीलिंग आएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं इंडिया में ही तो घूम रहा हूँ, ऐसा ही तो लग रहा है जैसे इंडिया है। नहीं, ऐसा नहीं लगेगा, आपको डिफरेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट की मैं इस वाले वीडियो में भी बात कर देता हूँ दोस्तों। या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड विल नॉट वर्क, किसी भी कीमत पे काम नहीं आएगा आपके। वोटर आईडी कार्ड बिल्कुल चलेगा आपका। और अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि एक तरफ से फ़्लाइट से एक तरफ से बस से, वो कोई सी भी साइड हो सकती है, तो आप पासपोर्ट ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि फ़्लाइट में पासपोर्ट ही चलेगा। दूसरा, आपका वहाँ पे इमिग्रेशन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो वो स्टैंपिंग लगेगी। अब आपने क्या करा, सिनेरियो 1 क्या बन जाता है, सिनेरियो 1 ये बन जाता है कि आप आए फ़्लाइट से, स्टैम्प करवा ली, चले गए बस से। बस में क्या होता है, चॉइस होती है, बताना पड़ता है कि भाई मेरे पासपोर्ट पे स्टैंपिंग कर दो इमिग्रेशन की, अराइवल और डिपार्चर की, दोनों ही इमिग्रेशन ऑफिस में, नेपाल के भी और इंडिया के में भी। और बस में अगर आपने नहीं बताया तो वो आपको आपके डॉक्यूमेंट तो वो लेगा, दिखाएगा, लेकिन वो आपको ऐसे ही पार करा देगा। अब क्या होगा, इंडिया के रिकॉर्ड में आप हो कि हाँ इंडिया से गया हुआ है, नेपाल के रिकॉर्ड में है कि हाँ ये नेपाल आया हुआ है, और आप चले गए बिना स्टैंपिंग कराए हुए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब आप नेक्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तो वहाँ का इमिग्रेशन आपसे बोलेगा ना, दोस्त आप ये इंडिया में कहाँ से आ गए, आप तो इंडिया से बाहर हो हमारे रिकॉर्ड में। तो ये बहुत सोचने वाली और समझने वाली बात है। अगर आपने फ़्लाइट से एक तरफ जा रहे हैं और एक तरफ बस से आ रहे हैं, या तो दोनों तरफ फ़्लाइट से जाएं, तो आपको कुछ करना नहीं है, अपना आप लग जाएगा। अगर आप एक तरफ फ़्लाइट एक तरफ बस कर रहे हैं, तो आप बस वाले में या से नेपाल इमिग्रेशन से स्टैंपिंग करा लें, और फिर सोनाली बॉर्डर पे ही ये होगा। देखो अब यहाँ एक फिर पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ। बस वाले को बस में चढ़ने से पहले ही बता देना कि दोस्त मुझे सोनाली बॉर्डर से ही लेके जाएं। कई बार जल्दी के चक्कर में ये नेपाल का एक कृष्णा बॉर्डर भी होता है, ये उससे ले जाते हैं। वहाँ पे सीमा सुरक्षा बल की चेकिंग तो हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस नहीं है नेपाल का, और वहाँ से सोनाली बॉर्डर कम से कम 80 से 90 किलोमीटर पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, जल्दी के चक्कर में, आपको जल्दी दिल्ली पहुँचाने के चक्कर में वो उस बॉर्डर से निकाल देते हैं।
तो अगर आपको अपने पासपोर्ट पे इमिग्रेशन स्टैंप लगानी है तो यात्रा शुरू करने से पहले ड्राइवर, कंडक्टर या बस मैनेजर से ज़रूर बात कर लेना कि दोस्त मुझे इमिग्रेशन स्टैंप की ज़रूरत है, तो आप मुझे अपना रूट बता दीजिएगा। सोनाली बॉर्डर से ही जाना पड़ेगा। अगर आप इस बस को सोनाली बॉर्डर से लेके नहीं जा रहे हैं तो मैं इस बस में नहीं जाऊँगा। यह है वो जगह जो हाथ पे खिंचाई जाती है, ठीक है। मेरा तो कोई मूड है नहीं जाने का। हाँ, अभी बंद है, ये शाम को खुलेगा, इसका कोई टाइम होता है। ये यहाँ से लोग है। चलिए, जगह बहुत सुंदर है, नो डाउट अबाउट इट। और यहाँ पे ना रिजॉर्ट का भी दिया हुआ है इन्होंने, मतलब आप चाहें तो 1-2 दिन यहाँ पे रह सकते हैं। जगह यार बहुत सुंदर है, अगर आप रह सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो रहना चाहिए। मेरे ख्याल से इसका किराया जो 6 से 7 हज़ार नेपाली पर नाइट है। तो आप ये यहाँ पे गेस्ट हाउस टाइप बनाया हुआ है, ये इनका रेस्टोरेंट है। अब हम वापस जाएंगे क्योंकि शाम से पहले होटल भी पहुँचना है और कल के लिए पैकिंग भी करनी है। कल मैं पोखरा छोड़ रहा हूँ। ये रिसेप्शन है यहाँ पे, और इसका नाम है द क्लिफ। तो यहाँ पे आप आउटडोर शाम को, सुबह को अच्छा सा वो वेदर एंजॉय कर सकते हैं। ये रिसेप्शन है इसका। ये कुछ एक्टिंग ऐसे करते हैं। ये है विशिंग हैंड, ठीक है, स्काई चेयर, और एक जेंट पिंग, क्रेजी ब्रिज, फैमिली पिंग, ये वाले यहाँ पे इन्होंने किए हुए हैं। तो एक फ़ोटो तो बनता है यहाँ का, इस एरिया का। पहले मैं आपको थोड़ा पूरा ये जो कुशमा शहर है ये दिखा देता हूँ यहाँ से। ऑसम है भाई, ऑसम है। नीचे नदी बह रही है, ये है भैया वो जिसमें हम अभी पार करके आए, ये वो जगह है। और ये वर्ल्ड हाईएस्ट है दोस्तों, वर्ल्ड हाईएस्ट जंपिंग, बंजी जंपिंग करने के लिए है। वो देखो, वो नीचे कहाँ है, ये दिख रहा है, ये देखो। हेलो बच्चों, आगे नहीं जाओगे आप, रुको 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 रुको। नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? ऐसे हैं? सॉरी, रूहानी काका। और आपका? यहाँ पे बंदों को फेंका जाता है, अरे मतलब बंजी करने के लिए। आप तो गलत मतलब निकाल देते हो कि फेंका जाता है। अरे बंजी के लिए तो ढकेलते ही हैं। तो ये सारा कमाल मोटर का है भाई, ये मोटर लगी होती है, ये अपने हिसाब से नीचे छोड़ती है और फिर ऊपर उठाती है। बट जिनको एडवेंचर अच्छा लगता है उनके लिए बहुत अच्छा है, रियली गुड। अब मैं प्रे कर रहा हूँ गॉड से कि मेरी इतनी हिम्मत होगी कि मैं, ये देख रहे हो पुल ये रहा साइड में, मैं यहाँ साइड में खड़ा हूँ, इन्होंने साइड में निकाला हुआ है खड़े होने के लिए। पहले आती बार मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, अभी मैं हिम्मत कर लिया मैंने। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई बंदा कूदे तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। लेट्स सी। Okay. On my ground down. Okay. You could do anything? Yeah, anything. Just jump. Okay. Okay. All right. You can do it, brother. Okay. Here we go. 3, 2, 1, punch it. Fuck. Oh my God. Oh my God. तो भाई साहब कूदे, एंड कूदने के बाद बहुत सारे फक मैं भाई जब फक तो मत कूदो हमारी तरह, हमें तो डर लगता है, हम तो ना कूदें।
चलिए दोस्तों, अभी करते हैं वीडियो को समाप्त। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।